हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू करेंगे हिटलर राइज टू पावर। हिटलर ने जो हिटलर का उदय है वो किस प्रकार से हुआ, या हिटलर ने जो पावर है वो किस प्रकार से प्राप्त की थी। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी। अब आप पिछले चैप्टर में बताया था इकोनॉमिकल क्राइसिस। पॉलिसी पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्मड द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में जो संकट गहरा रहा था उसने हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ किया। बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मा हिटलर। हिटलर स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर का जन्म किस में गुजरा? बहुत ही गरीबी में गुजरा था। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medal for bravery। देखो, जब उसके पास रोजी रोटी नहीं थी तो पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने क्या किया? अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक के रूप में उसने मैसेजर इन द फ्रंट यानी संदेश वाहक के रूप में उसने काम किया। कॉर्पोरल बना एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी प्राप्त किए यानी मेडल्स भी प्राप्त किए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। अब देखो, इसमें यह जर्मन सेना थी उसकी पराजय हुई, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया। यानी जर्मनी की जब हार हुई तो हिटलर बुरी तरह से हिल गया, और वर्साय की जब ट्रीटी हुई तो उससे वो आग बबूला हो गया। इन 1919 ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक पार्टी का संगठन था उसकी सदस्यता ग्रहण की। ही subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया? जिस पार्टी का यह मेंबर बना था पहले, ये स्मॉल ग्रुप का जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसका सदस्य बना। फिर धीरे धीरे उसने इस पार्टी पर अपना प्रभाव जमा लिया और इस पार्टी का नाम चेंज कर करके इसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया। इसी पार्टी को दिस पार्टी केम टू बी नाउ एज द नाजी पार्टी। बाद में इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। ही फेल्ड, वाज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड। इस योजना के काम में वह असफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिलीज कर दिया गया, यानी उसे रिहा कर दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबाइलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। नाजी जो पॉलिटिकल खेमा था उससे 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था नाजी पार्टी। इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजी बिकम ए मास मूवमेंट एज वी हैव सीन आफ्टर 1929। बैंक्स collapsed and business shut down, workers lost their jobs and the middle class were threatened and destitutions। अब देखो, लेकिन महामंदी का जो दौर आया डिप्रेशन का, उसमें नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि अपने पहले पढ़ा था कि 1929 के बाद बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए, काम धंधे बंद हो गए,
मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए, मध्यम वर्ग था वो लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था उसे, और लोगों को नाजी तो इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्राइड होप ऑफ ए बेटर फ्यूचर। तो इस दौरान नाजी जो प्रोपेगेंडा था उसमें लोगों को अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% vote in Reichstag, the German Parliament। अब देखो 1929 में नाजी पार्टी थी, उसे जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी राइक्सटाग, उसमें जो चुनाव हुए थे उसमें मात्र 2.6% वोट मिले। कब? 1928 में। बाई 1932 it had become the largest party with 37% वोट। फिर 1937 में यही पार्टी 1932 तक आते आते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और इसे 37% वोट मिले थे। फिर आगे, हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर। हिटलर क्या था? एक पावरफुल स्पीकर था, यानी जबरदस्त वक्ता था ये। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव्ड पीपल। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रखते थे। मूव्ड पीपल यानी लोग हिल जाते थे उसके जोश को देख करके, उसके शब्दों को सुन करके। ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, अनडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। हिटलर क्या करता था? अपने इसके जो भाषण होते थे उसमें शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में जो नाइंसाफी हुई उसका प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था ये हिटलर। ठीक है। He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth। इसके अलावा उसका वादा था कि वह जो बेरोजगार है उनको रोजगार देगा और जो यूथ है उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर देगा वो। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany। और उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर डिवाइड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबालाइजेशन। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था वो, यानी दिखावा ज़्यादा करता था लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपना अनुयायी बनाने के लिए। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग टू demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people। हिटलर के प्रति भारी समर्थक दर्शकों और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक द रेड बैनर विद द स्वास्तिक, द नाजी सैल्यूट एंड द ritualized round of applause after the speeches were all part of this spectacle of power। अब देखो इसने क्या किया? स्वास्तिक छपे लाल झंडे बनाए, नाची सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें थी वो हिटलर की जो शक्ति थी उसको दर्शाने का एक तरीका था उसके पास। यानी वो लाल रंग के झंडे जिन पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता था, ठीक है, वो तालियों की ज़बरदस्त आवाज़, गड़गड़ाहट की, ठीक है, खास अंदाज में,
नाज़ी सैल्यूट होता था, वो सारी चीज़ें ये करता था अपने हर प्रदर्शन के अंदर। नाजी प्रोपगेंडा skillfully project Hitler as a messiah, a survivor, as someone who had arrived to deliver people from their distress. अब देखो, नाजियों ने अपने जो धुआंधार प्रचार था इनका, उसके जरिए हिटलर को इन्होंने मसीहा बना दिया, एक रक्षक बना दिया, सेवियर बना दिया। ए समवन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसे मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया हो उसने। डिलीवर पीपल फ्रॉम द देयर डिस्ट्रेस, यानी उसने अवतार लिया है। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ ए पीपल हु सेंस ऑफ dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economy and political crisis. एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो इस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी है उसका डिस्ट्रक्शन जर्मनी में किस प्रकार से हुआ। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, टू हिटलर। अब देखो, 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट था राष्ट्रपति हिडेनबर्ग, उसने हिटलर को चांसलर का पद है वो ऑफर्ड किया। ये कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन था। चांसलर हाईएस्ट शक्तिशाली पद था सबसे। बाई नाउ द नाजी हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव टू देयर कोज। ठीक है, तब तक नाजियों ने क्या किया, रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। नाजी पार्टी ने जो कंजर्वेटिव थे ना, उनको भी अपने साथ में जोड़ लिया था। हैविंग एक्वायर्ड पावर, जैसे ही इन्हें सत्ता मिली, सत्ता हासिल करने के बाद में हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स। अब डेमोक्रेटिक रूल्स है उसकी स्ट्रक्चर को उसने भंग कर दिया, यानी जो भी डेमोक्रेटिक संस्था थी उनको उन्होंने भंग करना शुरू कर दिया। ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मनी पार्लियामेंट बिल्डिंग इन February facilitated द मूव। इसी दौरान फरवरी के महीने में जर्मन की जो पार्लियामेंट थी उसमें एक रहस्यमय अग्निकांड हुआ और उसका रास्ता और आसान हो गया हिटलर का। द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 independently suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been granted by the Weimar Constitutions। अब देखो, 28 फरवरी 1933 को एक फायर डिक्री जारी किया गया, यानी अग्नि अध्यादेश जारी किया गया, जिसके जरिए इन्होंने क्या किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उससे, प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन ग्रांटेड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे जो नागरिक अधिकार थे उनको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। वाइमर संविधान में इनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया था। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च इनेमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ होम वर hurriedly packed off to the newly established concentration camp। अब देखो,
इसके बाद में हिटलर ने इसके जो सबसे ज़्यादा कट्टर शत्रु थे कम्युनिस्ट, उन पर निशाना साधा। इसने ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सवेयर। कम्युनिस्टों का बर्बर तरीके से दमन किया गया। आउट ऑफ द सर्विविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ ड्यूसल्डोर्फ, a small city of half a million population, 1,440 were those of communist alone। अब देखो, लगभग 5 लाख की आबादी वाला जो ड्यूसलडोर्फ शहर था, उसमें से गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 फाइलें सिर्फ किसकी थी? कम्युनिस्टों की थी। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स प्रेस्क्यूट्स बाय द नाजी अक्रॉस द कंट्री। नाजी शासन था, उसने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनएबलिंग एक्ट वाज पास्ड। दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध इनएबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए क्या हुआ था? जर्मनी में डिक्टेटरशिप है वो इस्टेब्लिश्ड की गई थी। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। जर्मनी में इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा डिक्टेटरशिप है वो स्थापित कर दी गई। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया था। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliation। नाजी पार्टी और उससे जुड़े हुए जो संगठन थे, उनके अलावा जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी या ट्रेड यूनियंस थे, उन सबको बैन कर दिया गया। द स्टेट स्टेबलाइज्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अर्थव्यवस्था पे, मीडिया पे, सेना पे और न्यायपालिकाओं पर राज्य का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वे दैट द नाजी वांटेड। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एक्साइटिंग रेगुलर पॉलिसी इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड सी द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो, सेक्रेट स्टेट पुलिस, द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस एसडी। अब देखो, पहले से मौजूद जो हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टारम ट्रूप्स ऐसे थे, उनके अलावा गेस्टोपो क्या था? क्या सेक्रेट स्टेट पुलिस थी ये, गुप्त राज्य पुलिस। एसए क्या था? द प्रोटेक्शन स्क्वाड, अपराध नियंत्रण पुलिस थी ये। और क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस एसटी, सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। It was the extra constitutional power of these newly organized forces that give the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। अब देखो, ये जो
नए पुलिस के दस्ते गठित किए गए थे। इनको बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई थी। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीड्यूर्स। गेस्टापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद कर दिया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी, जो यातना गृह थे, कंस्ट्रक्शन कैंप थे, उनमें भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला दिया जा सकता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसेस, द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू द रूल विद इम्प्यूनिटी। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपने पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ से इसको शुरू करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है।